compare the rate of loss of heat from a metal sphere at 827 degrees Celsius with the rate of loss of heat from the same sphere at 427 degrees Celsius if the temperature of the surrounding is 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल दिया है एक मेटल स्पीयर का दिया हुआ है, जिस मेटल स्पीयर का जो टेम्परेचर है वो सबसे पहले 827 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर बोला गया है और ये 827 डिग्री सेल्सियस पर कुछ हीट जो है वो रेडिएट करेगा, तो इसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हो जाएगा। और वैसे ही आगे ये बोला गया है विद द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सेम स्पीयर, आगे ये बोला गया है कि वही सेम स्पीयर रहेगा लेकिन अब उसका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर हो गया है 427 डिग्री सेल्सियस। तो अब वही सेम स्पीयर 427 डिग्री सेल्सियस पर कुछ हीट का लॉस करेगा, तो दैट इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या रहेगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। और पहले जो हमने टेम्परेचर लिया है उस टेम्परेचर पर जो भी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है इन दोनों का रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हमें कंपेयर करना है। इसका मतलब इनका जो रेशियो होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो किसी मेटल स्पीयर के लिए जिसका कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है वो स्पीयर हीट रेडिएट करता है, कुछ समय में कुछ हीट रेडिएट करता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यूनिट समय में कुछ हीट रेडिएट करता है, वो हो गया उसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। और अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ ये जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है किसी मेटल बॉडी का वो होता है इट इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज टू द पावर 4। लेकिन स्टीफन्स का ही मॉडिफाइड लॉ ये कहता है कि अगर वो जो बॉडी है मेटल स्पीयर हमने जो यहाँ पे लिया हुआ है वो अगर हम मान लो सराउंडिंग में रखते हैं जिसका टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग का कुछ टेम्परेचर होता है, अगर वैसे सराउंडिंग में आपने ये मेटल स्पीयर को रख दिया तो अब ये जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट रहेगा ये कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाता है, दैट इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट विच इज इक्वल टू दैट इज हाउ मच हीट इट रेडिएटेड दैट इज क्यू, और कितने समय में हीट रेडिएट कर रहा है डिवाइडेड बाय दैट टाइम विच इज इक्वल टू स्टीफन्स कांस्टेंट, इट्स एरिया सरफेस एरिया, और जो टेम्परेचर है इनके टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है उस मेटल बॉडी का और जो सराउंडिंग का इनका जो डिफरेंस है वो लिया गया है, दैट इज टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू द पावर 4। तो इस तरीके से जो है स्टीफन्स का एक मॉडिफाइड लॉ जो है आपको दिखाई पड़ता है। अब इस एग्जाम्पल में भी वैसा ही लिया गया है, सेम बॉडी जो है वो ली गई है, मेटल बॉडी है, एक जो 827 टेम्परेचर पर बोल रहा है, एक जो है ये 427 टेम्परेचर पर बोल रहा है। तो अब इन टेम्परेचर पर ये हीट का लॉस करेगा, दैट इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट दोनों का रहेगा और इनका जो रेशियो है वो हम इसी मॉडिफाइड लॉ से कंपेयर करते हुए निकालेंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या गिवन है वो हम लिख लेंगे और बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर दिए हुए हैं और ये टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस कोई ऐसा यूनिट नहीं है, तो जो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है वो होता है केल्विन। तो हम ये जितना भी टेम्परेचर अभी यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में बोला गया है उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। सो यहाँ पे हम जो पहली बॉडी है मेटल स्पीयर है उसका टेम्परेचर जो है वो T1 लेते हैं और T1 टेम्परेचर दिया हुआ है 827 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो 827 है इसमें आप ऐड कर दीजिए 273, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा केल्विन में।
इसको हम ऐड करते हैं और ऐड करने से हमें जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा, दैट इज 7 प्लस 3 इज 10, और इस तरीके से अगेन 7 प्लस 3 इज 10, और ये 8 9 10 और ये 11 केल्विन। और जो सेम यही बॉडी हमने ली है, लेकिन अब ये जो टेम्परेचर बता रहा है वो है 427 डिग्री सेल्सियस का। तो ये जो सेकंड टेम्परेचर है वो मान लेते हैं T2, और T2 जो है वो इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज 427 डिग्री सेल्सियस, विच इज इक्वल टू, अभी इसको कन्वर्ट करना है तो वैसे ही करेंगे, 427 प्लस 273, ये हो जाएगा केल्विन में कन्वर्ट। तो इसका एडिशन जो होगा वो होगा 7 प्लस 3 इज 10, फिर अगेन 7 प्लस 3 इज 10, और यहाँ पे हो जाएगा ये 6 प्लस 1 7, दैट इज 700 केल्विन। और आपको इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर, मतलब जहां पे आपने ये दो सेम मेटल स्फीयर जो है रखे हैं, तो उनका जो सराउंडिंग है, इसकी सराउंडिंग में रखा हुआ है, उसका भी टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, वो है 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जो है हम T नॉट करके इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का टेम्परेचर दिखा रहा है। सो T नॉट इज इक्वल टू, हम लिखते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, और इसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये होगा 27 प्लस 273 से ऐड कर दो, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको ऐड करने से हमें मिलेगा 7 प्लस 3 इज 10, अगेन 7 प्लस 3 इज 10, और यहाँ पे आएगा 3, सो ये मिलेगा नेक्स्ट टाइम 300 केल्विन। सो हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें ये जो रेट ऑफ लॉस है दोनों बॉडी का, उसका रेशियो हमें निकालना है, उसी को कंपेयर करना है। सो फाइंड हमें करना है, दैट इज R1 डिवाइडेड बाय R2 विच इज इक्वल टू व्हाट। और इसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है, that is rate of loss of heat which is equal to E sigma A T raised to the power 4 minus T naught raised to the power 4. This is the modified Stephen's law. इसी फॉर्मूले का यूज करके हम जो इसका रेशियो है वो निकालने वाले हैं। Rate of loss of heat, that is R, is equal to E sigma A T raised to the power 4 minus T naught raised to the power 4. अब यहाँ पे ये जो E इंडिकेट कर रहा है, तो ये है इमिसिविटी। तो ब्लैक बॉडी अगर बोला गया होता इस क्वेश्चन में, तो ये जो इमिसिविटी E है इसका वैल्यू रहता 1, लेकिन क्योंकि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं बोला गया है, कोई एक मेटल स्फीयर है, तो यहाँ पे इसका जो इमिसिविटी है वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई इन दिस मॉडिफाइड फॉर्मूला देयर इज अ टर्म E, इमिसिविटी ऑफ अ मेटल स्फीयर। सो रेट ऑफ लॉस जो हमने पहला बॉडी लिया था, मेटल स्फीयर लिया था, जिसका जो टेम्परेचर हमने T1 लिया था, उसके लिए रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो है ये लिख देते हैं, दैट इज R1 ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू ये इमिसिविटी, एंड दिस इज अ सिग्मा स्टीफन्स लॉ, एरिया ऑफ दैट स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज अ T1, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें T1 रेज टू द पावर 4 माइनस T नॉट रेज टू द पावर 4, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो टेम्परेचर T1 से हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो दैट हमें जो रेट ऑफ लॉस है वो मिल जाएगा। लेकिन जो सेम बॉडी हमने लिया है, लेकिन जिसका टेम्परेचर T2 हमने लिया है, उसके लिए उसका रेट ऑफ लॉस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये बनेगा, दैट इज R2 is equal to emissivity, this is sigma A, this is T2 raised to the power 4 minus T naught raised to the power 4. So इसको जो है हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं, और क्योंकि हमें उसके रेट को कंपेयर करना है, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाय 2, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, दैट इज
R1 डिवाइडेड बाय R2 विच इज इक्वल टू, और R1 का वैल्यू ये है तो ये लिख देंगे E स्टीफन्स कांस्टेंट A T1 raised to the power 4 minus T0 raised to the power 4 divided by here E sigma A, this is a T2 raised to the power 4 minus T0 raised to the power 4. कुछ ऐसे ही इक्वेशन हो जाएगा, और इसमें से ये इमिसिविटी सिग्मा और एरिया जो है, क्योंकि सेम स्फीयर है तो ऑब्वियसली सेम एरिया है, उसका इमिसिविटी सेम मटेरियल है तो इमिसिविटी भी सेम रहेगा, और जो स्टीफन कांस्टेंट है वो भी दोनों के लिए सेम रहेगा। तो ये सभी टर्म्स जो है वो कांस्टेंट हो गए और इसी तरीके से ये इससे डिवाइड हो गए। तो अब जो बचा हुआ इक्वेशन है हमारा वो कुछ इस तरीके का है, दैट इज R1 डिवाइडेड बाय R2 व्हिच इज इक्वल टू T1 raised to the power 4 minus T0 raised to the power 4 divided by T2 raised to the power 4 minus T0 raised to the power 4. अभी जो टेम्परेचर की वैल्यूज हमने लिए थे T1, T2, T0, ये जो कि केल्विन में लिए थे वो पुट कर देते हैं वहां पे। Therefore R1 divided by R2 is equal to T1 जो दिया है आपको ये है 1100 raised to the power 4 हो जाएगा, माइनस T0 अगर लेते हैं तो T0 का जो वैल्यू है 300 है, 300 इसका पावर 4 डिवाइड बाय T2 जो है, T2 जो दिया है 700 केल्विन है तो T2 700 लिखेंगे, उसका पावर 4 माइनस अगेन T0 रहेगा 300 और उसका पावर 4। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब आप इसी इक्वेशन को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज R1 डिवाइडेड बाय R2 व्हिच इज इक्वल टू 11 into 10 raised to the power 2 और उसका पावर 4 माइनस 3 into 10 raised to the power 2 और उसका पावर 4 डिवाइड बाय दिस इज 7 into 10 raised to the power 2 इसका पावर 4 माइनस 3 into 10 raised to the power 2 और उसका पावर 4। बिल्कुल आप अगर ये दो जीरोस है तो वहां पे आप 10 raised to the power 2 लिख सकते हैं, वैसे 300 है तो 3 into 10 raised to the power 2 हो जाएगा, 700 है तो 7 into 10 raised to the power 2 होगा। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। अभी इसका जो ब्रैकेट का ही पावर 4 है तो ये जो 4 पावर होगा ये 11 को भी लगेगा और ये 2 को भी लगेगा। तो आप इस इक्वेशन को ऐसा लिखेंगे R1 डिवाइडेड बाय R2 व्हिच इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं 11 का पावर 4 into 10 raised to the power ये हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस यहां पे होगा ये 3 का भी पावर 4 लगेगा और ये इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो 3 का पावर 4 into 10 raised to the power ये हो जाएगा 4 2 जा 8 डिवाइड बाय यहाँ पे 7 का पावर 4 into ये हो जाएगा 10 raised to the power अगेन 2 4 जा 8 माइनस ये होगा अगेन 3 का पावर 4 इसको भी लगेगा और 2 से ये मल्टीप्लाइड होगा तो ये होगा into 10 raised to the power 8। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर से हम 10 raised to the power 8 जो है कॉमन निकाल सकते हैं और नीचे से भी 10 raised to the power 8 जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा होगा R1 divided by R2 which is equal to 11 इसका पावर 4 माइनस 3 इसका पावर 4, इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए और ये निकलेगा 10 raised to the power 8 कॉमन डिवाइड बाय यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 इनटू अगेन यहाँ से 10 raised to the power 8 जो है वो कॉमन निकलेगा और ये 10 raised to the power 8 और ये 10 raised to the power 8 जो है वो आप कैंसिल कर सकते हैं। अभी 11 का जो पावर 4 है उसका वैल्यू आपको लिखना है, 3 का पावर 4 उसका वैल्यू लिखना है, वैसे 7 का पावर 4 उसका वैल्यू लिखेंगे और 3 का पावर 4 उसका भी वैल्यू लिखेंगे। अभी 11 का पावर 4 अगर बोल दिया है तो आपको 11 को
4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 11 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 ये होता है 121। वैसे ही 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 आप यहाँ पे 121 कर सकते हैं और 121 और 121 का मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिएगा, ये आपको बिल्कुल करना आ जाएगा और उसका जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वो वैल्यू जो आता है वो है दैट इज R1 डिवाइडेड बाय R2, इट इज 14641। ठीक है, 121 मल्टीप्लाई बाय 121 आप कर लीजिए, आपको जो वैल्यू है ये देखने को मिलेगा 14641। फिर माइनस 3 का पावर 4 करने जाओगे तो 3 का पावर 4 मतलब क्या होगा, 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 3 जा 9, ये होता है 3 3 जा 9 और 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 9 जा 81 होता है। तो 3 का पावर 4 दैट इज 81। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 81 डिवाइड बाय 7 का पावर 4। तो वैसे 7 का पावर 4 मतलब 7 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो है दैट इज 2401 माइनस अगेन 3 का पावर 4 जो हमने इसके पहले लिख दिया है, तो ये होता है 81। तो इस तरीके से 81 जो है वो हमने लिख दिया। अब सिंपली आपको ये नंबर में से ये नंबर जो है माइनस करना है, तो माइनस करने से ये आएगा दैट इज 14641 माइनस 81 करना है आपको। सो 1 माइनस 1 इज 0, 4 में से 8 नहीं जाता तो 14, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे कैरी 1 देंगे हम, तो 6 माइनस 1 इज 5 और ये 14560 इस तरीके से आएगा 14560 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू 2401 माइनस 81। सो 1 माइनस 1 इज 0, 0 में से 8 नहीं जाता इसलिए 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, कैरी 1 देंगे, 4 माइनस 1 इज 3 और ये 2, सो 2320 नीचे में आएगा 2320। इसी का जो रेशियो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज, तो यहाँ से सिंपली ये 0 0 कैंसिल हो रहा है। फिर आप अगर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 अगेन 1 जा 2 और 2 6 जा 12, ठीक है 116 हो जाएगा और ऊपर में आएगा 2 7 जा 14, फिर आएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ओके, तो इस तरीके से डिवाइड होगा। सो ये जो वैल्यू है ये है दैट इज 728 डिवाइडेड बाय 116 और इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ये होगा 2 3 जा 6, ओके एंड आफ्टर दैट 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, तो ये बनेगा 364 डिवाइडेड बाय 58। इसको और 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, तो 182 डिवाइडेड बाय 29। और ये डिवाइड तो ये तो ऑड नंबर है, यहाँ पे इवन है तो और ये सिंप्लीफाई मतलब डिवाइड आप नहीं कर सकते और होगा तो फिर पॉइंट पॉइंट में आएगा वो, तो इतना रेशो भी आप ले सकते हैं। तो ये जो R1 डिवाइडेड बाय R2 जो आपने कंपेयर किया R1 डिवाइडेड बाय R2 वो निकला है इट इज 182 डिवाइडेड बाय 29 and this is the ratio of rate of loss of heat by the two same sphere at a different temperature, that is 827 degree Celsius and the another one is 427 degree Celsius। इतने टेम्परेचर पर जो रेट ऑफ लॉस हुआ सेम बॉडी का, उनका रेशियो जो आया है वो आया है 182 डिवाइडेड बाय 29। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यही वीडियोस आप अपने फ्रेंड को भी सेंड करिए सो दैट उनको भी इनका इंफॉर्मेशन मिल सके।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।